एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो है पादपों में पोषण। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 को। पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था पादपों में पोषण की विधियाँ, प्रकाश संश्लेषण में पादपों में खाद्य संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है वह कैसे होता है, पार्ट 1 में हम लोगों ने देख चुका था। उसका भी हम लोग कुछ जाने थे उसके बारे में। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। जो हमें कंटिन्यू करना है वो है पादपों में पोषण की अन्य जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हम लोग फर्स्ट पार्ट में जाना था कि क्लोरोफिल से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक तत्व जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो चलिए ये जो है क्वेश्चन उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। देखिए कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित जो खाद्य पदार्थ होता है उसी पर निर्भर होते हैं। इसको हम लोग विषमपोषी प्रणाली के जो हम लोग भी विषमपोषी प्रणाली का ही उपयोग करते हैं जीवित रहने के लिए। तो पेड़ जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वो भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपको चित्र 1.5 देखने को बोला गया है कि यहाँ पे देखिए कुछ जो पेड़ है इस पे येलो कलर के आपको देख रहे हैं, ये है परपोषी जो पौधे होते हैं, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये वो है। तो चलिए देखते हैं। आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, आपको दिख रही होंगी। ये जो पादप है इसका नाम अमरबेल है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, फिर भी यह जीवित रहता है दूसरों के भोजन को खाकर। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं, यानी कि जिस पे वह लिपटे होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। यानी कि जो शीशम का पेड़ है और ये अमरबेल शीशम पे लिपटा हुआ है, तो शीशम क्या हुआ, परपोषी हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो परपोषी क्यों हुआ, सो देखिए, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं। यानी कि जो पेड़ अपने लिए भोजन बनाते हैं, ये परपोषी जो होते हैं, अमरबेल जो होता है अपना उसका भोजन चुराकर अपने आप खा लेता है, ठीक है। इन्हें परजीवी कहते हैं। तो हम लोग जो अमरबेल को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो देखिए, आपको इस पे विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो हाँ, हम लोग भी क्या हैं, एक परजीवी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी जंतुओं को खाते हैं? कभी ना कभी आप लोगों ने ऐसे पेड़ पौधे के बारे में सुना ही होगा या मूवी वगैरह में देखा ही होगा। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, यानी कि खाने के बाद उसे पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इनके जो कलर होते हैं ये हरे रंग के भी हो सकते हैं और भी कई प्रकार के रंग होते हैं, उनमें से कोई रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 को देखिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है जिसको हम लोग कीड़े पकड़ को जो खाता है उसको हम घटपर्णी कहते हैं, ठीक है। घटपर्णी में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है, घड़े जैसी और ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसमें यहाँ पे कोई कीड़ा बैठता है, ये जो है बंद हो जाता है, इसके अंदर जाते ही कीड़ा जो होता है फंसकर मर जाता है। ये जो पौधे होते हैं उसको पचा जाते हैं। तो देखिए, इसके जो घड़े होते हैं, इसके जो घड़े
के समान दिखाई देने वाली जो संरचना होता है वास्तव में उसके पत्ती का रूपांतरित भाग होता है, यानी कि पत्ती होती है। पत्ते का शीर्षक भाग घड़े का ढक्कन बनता है। जो आगे का भाग होता है वो घड़े जैसा जो दिखता है उसका ढक्कन बन जाता है। घड़े के अंदर अनेक रोए होते हैं, अनेक रोए, बहुत सारे रोए होते हैं जो भी फंसता है उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, यानी कि लटके हुए होते हैं, अर्थात अधमुखी होते हैं। जब कोई कीड़े इसमें प्रवेश करता है तो उसमें रोए के चलते वहीं पे फंस जाता है। ठीक है, रोए के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक जो रस होते हैं, जैसे हम लोगों का पेट में जो लिक्विड होता है भोजन को पचाने के लिए, वैसे ही इनमें भी पाए जाते हैं, जो कीटों को पचाने का कार्य करते हैं। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो जो कीटों को खाता है उसको क्या कहेंगे? कीटभक्षी पादप कहेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो है एक कीटभक्षी प्लांट का नाम है। ठीक है, और दूसरा है संडियू। कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण हैं, यानी कि इनके नाम है। ठीक है, आप लोग को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते होंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? तो देखिए मृतजीवी जो पौधे होते हैं उनके बारे में देखिए। आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम बिकते देखे होंगे, कभी ना कभी बाजार गए होंगे तो देखे होंगे आप लोग। वर्षा के दिनों में वृक्षों को सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तने या छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हें कहाँ से प्राप्त होता है। जो पोषक तत्व है इन्हें कहाँ से प्राप्त होता है, ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो देखिए क्या करना है, क्रियाकलाप करना है आपको कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसे जल में भिगा लेना है, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिनों के लिए रख देना है, अथवा उस समय तक रखे रहना है जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना आपको दिखाई देने नहीं लग जाए, जो चित्र 1.8 में दिखाया गया है। इस तरह से संरचना आपको जब दिखाई देने लगे तो ही आप उसे वहाँ से उठाइएगा। इसके बाद देखिए ये जो धब्बे हैं किस रंग के हैं, किसकी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे। किसी आवर्धक लेंस जो इंस्ट्रूमेंट में जो लेंस मिलता है उससे देख पाएंगे, या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप लोग इसको देख सकते हैं। ऐसे नगण्य आंखों से नहीं देख पाएंगे। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखने हैं। बहुत संभव है कि आपके रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़ेंगी, ऐसे ही दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए यह जो जीव है ये कवक या फंजाइम कहलाते हैं। जो रोएं जैसे जो दिखेंगे उसको हम लोग कवक या फंजाइम कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये जो पोषण प्रणाली होती है या पोषण जो विधि होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली जो वस्तुओं की सतह पर ये पाचक रसों का स्राव करते हैं, यानी कि पाचक रसों को छोड़ते हैं तथा उससे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। तत्पश्चात इसके बाद वे विलयन को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषक प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहलाती है। ठीक है, आप लोग फिर से देखिएगा। इस तरह से जो पोषक तत्व अपन कहाँ से लेंगे, सड़े गले पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन जीवों को हम लोग मृतजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव क्या कहेंगे, मृतजीवी कहलाएंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं कि कवक जैसे अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगाते हैं। कहाँ कहाँ उगाएंगे मृतजीवी यानी कि कवक? तो देखिए अचार में उगाएंगे, चमड़े में, कपड़े एवं अन्य जो पदार्थ होते हैं जो सड़ गल जाते हैं उनमें उगाएंगे। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग देखे होंगे तो बरसात के दिनों में ही आप लोग देखेंगे कवक यानी कि मशरूम को, खुखड़ी को बरसात के मौसम ही आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये परिस्थितियां अच्छी प्रदान करता है उनको विकसित होने के लिए। इसी कारण
वर्षा ऋतु के दौरान इनके वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण बहुत सारे जो वैसे वस्तु होते हैं जो कवक के कारण नष्ट हो जाते हैं अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आप लोग चर्चा कीजिएगा। देखिए, सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। हमेशा क्या होता है, कवक के जो बीजाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक का जन्म दे देते हैं। तो आप लोग देख लिए हैं कि कैसे उत्पाद होता है, कैसे एक जन्म लेता है कवक। फिर से एक बार देख लीजिए कि कवक का जो बीजाणु होता है वो वायु में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। जब वे किसी ऐसे जैविक पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम भीगा हो तो वहाँ पे बैठ के वो एक नए कवक का जन्म दे देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ है कि क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो इसी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एक पोषक तत्व के दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी कि मेल जोल होता है उनमें, कुछ ये देता है कुछ दूसरे देता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ कवक क्या होते हैं, वृक्ष के जड़ में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, जो वृक्ष होता है कवक को पोषण प्रदान करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। तो जो कवक होते हैं पेड़ों के लिए क्या करते हैं, जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। जो लाइकन कहते हैं, जिसको हम लोग शैवाल भी कहते हैं, तो लाइकन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा एक कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग शैवाल कहते हैं, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। व्हाइट कलर का होने के कारण इसमें कवक जो क्लोरोफिल होता है नहीं होता है ना। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। यहाँ देखिए हमें कि क्या है कि कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है। ठीक है, बदले में। ठीक है, आगे देखिए 1.5 है, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, सो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे में या लॉन में या गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। आप लोग अगर स्कूल में जाते होंगे तो जरूर देखे होंगे, या कहीं किसान वगैरह को देखे होंगे, जरूर से देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? तो बता सकते हैं आप लोग कि मृदा में क्यों मिलाते हैं। नहीं बता पाइएगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग आगे देखने वाले हैं इसी के बारे में। देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। मृदा से क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने खनिज या पोषक तत्व अवशोषित यानी कि लेते हैं अपने अंदर। तो देखिए, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है पेड़ पौधे के यूज के कारण। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में से उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए जो किसान होते हैं वो भूमि में पोषक तत्व के वृद्धि के कारण खाद उनमें छिड़कते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों का उपयोग उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर इनके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल पादपों को उगा नहीं सकते हैं बल्कि उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए कि पादप को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो है उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल को काटा जाता है तो मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन क्या है कि जो वायु है
उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है, यानी कि गैसीय रूप में पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो देखिए वो कैसे लेते हैं, देखिए जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन का विलीय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीव जो राइजोबियम कहलाते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलीय पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो देखिए क्या है कि परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये जो राइजोबियम है वो कहाँ रहेंगे, ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य जो फलीदार जो पादप होते हैं उनके जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, यानी कि इनको नाइट्रोजन मिट्टी से, मृदा से नाइट्रोजन वायु से नाइट्रोजन को पादपों के लिए यूजफुल बनाते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होता है। जो दाल का जो पौधे होते हैं अधिकतर फलीदार ही होते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। जो दाल वाले जो फलीदार पौधे होते हैं राइजोबियम का जीवाणु का के लिए क्या करते हैं, खाद्य प्रदान करते हैं और रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं। अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वे राइजोबियम जीवाणु रहेंगे तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन या उर्वरक देने की। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। ठीक है, जब तक ये रहेंगे वो जीवाणु। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। हम लोग भी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण वाली प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में ही समूहीकृत किया गया है। हम लोग भी क्या है, विषमपोषी हैं। एक दूसरे की हम अपने जो भोजन है, अपना जो भोजन है वो पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं या दूसरे जानवर से प्राप्त करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे अभी आंशिक विषमपोषी हैं कुछ हद तक? ठीक है, कह सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको भली भांति से समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।